अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 1, लेक्चर नंबर 10, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में लास्ट टाइम हमने स्टरलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, हॉट एयर और दूसरा था ड्राई एयर। ठीक है जी, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ठीक है जी, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन भी हमने पढ़ ली थी, मॉइस्ट हीट भी। सॉरी, ड्राई हीट का सेकंड पार्ट था हॉट एयर ओवन, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। It is the most reliable method of sterilization because in the presence of moisture, bacteria are destroyed at a considerably lower temperature rather than dry heat। वो ये कह रहे हैं कि जो moist heat sterilization है, बेसिकली इस जब moisture present होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो कम टेम्परेचर पर ही किल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट में हमें मॉइस्चर क्योंकि नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। मैकेनिज्म, बाय दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय बाय डीनेचुराइजिंग एंड कोगुलेशन ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ये कह रहा है कि इस मेथड के थ्रू, ये जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, इस मेथड के थ्रू हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, उनको डीनेचर कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनको डिस्ट्रॉय करने से डीनेचर कैसे क्या होता है कि या तो कोगुलेशन हो जाती है, उनकी प्रोटीन्स जो है वो जम जाती हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह रुक जाता है। ठीक है, या मतलब प्रोटीन्स वगैरह जो है ना वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका? माइक्रोब्स आर किल्ड मोर इफेक्टिवली। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में, मौसर अंदाज में किल हो जाते हैं। एम्प्यूल्स आर रेडली स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड। एम्प्यूल्स जो होते हैं, ये जो जितने एम्प्यूल्स बनते हैं इंजेक्शंस वगैरह, मेडिसिन वगैरह, तो वो जो एम्प्यूल्स बनते हैं वो इस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से पास ऑन होते हैं, इससे गुजर कर स्टरलाइज्ड होकर मार्केट में आते हैं। बल्क क्वांटिटीज सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो बल्क क्वांटिटीज़ होती हैं, उन बल्क क्वांटिटीज़ के अंदर जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए, माइक्रोबियल फ्री करने के लिए ये वाला मेथड बहुत इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज, thermolabile substances and ointment cannot be sterilized। thermolabile substances and ointment cannot be sterilized। मतलब इसका नुकसान ये है कि वो चीज़ें जो थर्मोलबाइल हैं, ऑइंटमेंट जैसे के हैं, वो इसके साथ हीट करने से टूट जाएंगी, स्टेबल नहीं रहेंगी। वो जो है वो उनको हम जो है ना इसके साथ स्टेलाइज नहीं कर सकते। मेथड इसका क्या होता है? बेसिकली ये जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, इसको किन तरीक़ों से किया जाता है? नंबर 1 ऑटोक्लेविंग, नंबर 2 हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड, नंबर 3 हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर, नंबर 4 टेंटलाइजेशन। सबसे पहले है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन एन ऑटोक्लेव
in which saturated steam under pressure is allowed to penetrate through the material for 20 minutes at the temperature of 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि ऑटोक्लेविंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव क्या होता है, ये आगे उसकी पिक्चर्स भी बनी हुई है, 2 पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। ये बड़ा ऑटोक्लेव होता है। तो क्या करते हैं हम, एक ऑटोक्लेव को लेते हैं, उसके अंदर एक ख़ास लेवल तक एक ख़ास किस्म का प्रेशर जनरेट करवाया जाता है और फिर 20 मिनट्स तक उसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट डाली जाती है। तो इससे क्या होगा कि स्टरलाइजेशन हो जाएगी। ऑटोक्लेव इट इज़ एन अप्रोप्रिएट यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर। वर्किंग इसकी क्या होगी, ऑटोक्लेव्स कॉमनली यूज स्टीम हीटेड टू 1 to 1 और 134 1 to 1 और 1 to 3। वो ये कह रहा है कि जो ऑटोक्लेव होता है ये नॉर्मली 121 और 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करता है। टू अचीव स्टेरिलिटी अ होल्डिंग टाइम ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड 3 मिनट्स फॉर 134 डिग्री सेंटीग्रेड टू। तो वो ये कह रहा है कि ऑटोक्लेव के अंदर अगर आप बेहतरीन अंदाज में स्टरलाइजेशन चाहते हैं, सारे माइक्रोब्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर आप 3 मिनट के लिए 134 डिग्री सेंटीग्रेड लगाइए या फिर 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड लगाइए। Additional sterilizing time is required for liquid and instrument pack in layer of cloth as they may take longer to reach the required temperature। तो वो ये कह रहा है कि एडिशनल टाइम भी लगाया जा सकता है अगर कोई लिक्विड या कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमने किसी कपड़े में पैक किया हुआ है या किसी और चीज़ में पैक किया हुआ है, ताकि उसकी मुकम्मल टेम्परेचर अचीव हो और टेम्परेचर अचीव होने के बाद उसकी स्टरलाइजेशन भी मुकम्मल हो जाए। प्रॉपर ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट विल इनएक्टिव ऑल फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस एंड आल्सो बैक्टीरियल स्पोर्स विच कैन क्वाइट रेजिस्टेंस। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें जो है ना ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह की, वरना फिर क्या होगा, उनमें रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी। It will not necessarily eliminates our prions. For prion elimination, various recommendation states 121, 132 for 60 degree minutes are for 60 minutes or 134 degree centigrade for 18 minutes। ये इसकी थोड़ी सी उन्होंने वर्किंग बताई हुई है, ऑटोक्लेव को कितने टेम्परेचर पर रखे, कितनी देर के लिए चलाना है, फिर उसके बाद के लिक्विड और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का क्या इसमें रोल होता है। तो ये सारे इसके क्या हैं एडवांटेजेस। आइए अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो अगर प्रिकॉशंस की बात करें, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम्स नीड टू पेनिट्रेट द ऑटोक्लेव लोड यूनिफॉर्मली। अगर हम ये बात करें कि इसमें हमने एहतियातें क्या करनी है, तो जो स्टरलाइजेशन के दरमियान स्टीम होगी उसको ऑटोक्लेव में पूरा एकदम से यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना होगा। फॉर ऑटोक्लेविंग एज फॉर ऑल डिसइंफेक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड क्लीनिंग इज क्रिटिकल। वो कह रहा है ऑटोक्लेविंग के लिए जो डिसइंफेक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन है वो बहुत क्रिटिकल मेथड है। फिर आता है हीटिंग विद द बैक्टीरियोसाइड्स। इन दिस मेथड बैक्टीरियोसाइड इज एडेड टू द सोल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड। बैक्टीरियोसाइड्स कहते हैं बेसिकली ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया को किल करती हैं।
द सील कंटेनर are then heated at 100 degrees centigrade for 30 minutes in water bath. Commonly used bactericides include benzalkonium chloride and chlorocresol. तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियासाइड यूज़ होता है वो है बेंजलकोनियम क्लोराइड और क्लोरोक्रिसोल. थर्ड है स्टरलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर. द बॉइलिंग वाटर बाथ इज मोस्ट यूजफुल स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक syringes, knives, blades, scissors and others. बॉइलिंग वाटर के साथ स्टरलाइजेशन करना जो है ये बेसिकली जो स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंज, नाइफ, ब्लेड, सीजर वगैरह उनके लिए बड़ी अच्छी है. दे आर कम्प्लीटली डिप इन बॉइल्ड वाटर फॉर 20 मिनट्स. तो फिर इसमें करते हैं कि हम कि पानी जो होता है उसके अंदर हम लोग इसको 20 मिनट्स तक डिप कर देते हैं, डबो देते हैं. उससे क्या होता है 20 मिनट्स तक हम लोग बॉइलिंग वाटर में उसको डबो देते हैं, स्टरलाइजेशन हो जाती है. फिर आता है टेंडलाइजेशन. टेंडलाइजेशन नेम आफ्टर जॉन टेंडल is a lengthy process designed to produce the level of activity of sporulating bacteria that are left by a simple boiling water method. तो ये कह रहे हैं टेंडलाइजेशन जो है ये एक साइंटिस्ट था जॉन टेंडल, ठीक है, उसके नाम पर इसको रखा हुआ है. अच्छा, ये बेसिकली प्रोसेस क्या है कि जो एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की, जो सिंपल बॉइलिंग वाटर से बैक्टीरिया रह जाते हैं ये उनको भी ख़त्म कर देता है. द प्रोसेस इन्वॉल्व बॉइलिंग ऑफ फॉर अ पीरियड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, कूलिंग, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे एंड फाइनली बॉइलिंग. इससे होता क्या है कि सबसे पहले तो आप बॉइलिंग मतलब उसको मतलब पानी में डाल देते हो, उसमें ख़ास किस्म का मतलब सबसे पहले तो आप बॉइलिंग करते हो ना, उसे बॉइलिंग करने के बाद उसको एक ख़ास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है. कूलिंग, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे एंड फाइनली बॉइलिंग अगेन. और फिर इसको ठंडा किया जाता है, फिर इंक्यूबेट किया जाता है और फिर फाइनली बॉयल दोबारा कर लिया जाता है. The 3 incubation periods are to allowed heat resistant spores surviving the previous boiling period to germinate to form the heat sensitive vegetative stage which can be killed by next boiling step. तो वही कह रहे हैं 3 इंक्यूबेशन पीरियड्स जो है ना, 3 इंक्यूबेशन पीरियड्स जो हैं उनको उसमें हमने हीट रेजिस्टेंट स्पोर जो है वो बच जाते हैं, लेकिन बॉइलिंग पीरियड जर्मिनेट जो करता है उसके सेंसिटिव होते हैं और तमाम के तमाम जो है बॉइलिंग स्टेप में मर जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. Sterilization by radiation is also known as cooled sterilization because no heat is used in this method. ये जो sterilization by radiation है इसका मतलब है कि इसमें हम जितनी भी sterilization करेंगे वो sterilization radiations के थ्रू यूज़ होगी, उसमें किसी किस्म का केमिकल, कोई पानी, कोई हीट यूज़ नहीं होगी. The microorganisms are very susceptible to lethal effect of radiations. तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली ये बहुत ही ससेप्टेबल्स होते हैं किस पे, लीथल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के ख़तरनाक हद तक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ससेप्टेबल्स होते हैं. मैकेनिज्म. बाय रेडिएशन अल्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स टेक प्लेस प्रेजेंट इन माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये कह रहा है कि रेडिएशंस के साथ अल्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स टेक प्लेस, जो केमिकल्स हैं उनकी हम अल्ट्रेशन कर देते हैं. प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विद डिस्ट्रॉय द ट्यूब्यूल. और उसमें फिर हम बेसिकली करते क्या है कि जो न्यू कंपाउंड है वो माइक्रोब्स को किल कर देता है.
The vital structure of cells such as a nucleoprotein are destroyed by radiation which kill the microbe. वही कह रहे हैं कि जो वाइटल स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है किसका, माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। जो रेडिएशंस होती हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स को किल कर देती हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स भी किल हो जाते हैं। एडवांटेजेस: यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, used in the preservation of food and parenteral containing antibiotics। तो बेसिकली जो खाना है जिसको प्रिजर्व किया जाता है, माइक्रोब से बचाया जाता है, उसके लिए ये मेथड यूज़ हो सकता है। या जो पैरेंटरल कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो वाले एंटीबायोटिक्स जो कि पैरेंटरल होते हैं, उनको भी इससे स्टेरिलाइज किया जा सकता है। Used for sterilization of some bacterial and viral vaccines। तो कुछ बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन जो होती हैं उनके लिए भी इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। नो एसेप्टिक हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन आफ्टर पैकिंग। तो किसी किस्म का भी एसेप्टिक जो है वो एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता, किसके लिए, इसको बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोसेस है रेडिएशन का, ये हम करते ही पैकिंग के बाद हैं। डिसएडवांटेजेस इसका ये कि वेरी हाई इन कॉस्ट, बहुत महंगा होता है। रेडिएशंस आर हार्मफुल द पर्सन्स ऑपरेटिंग, और रेडिएशंस जो निकल रही होती हैं, रेज जो निकल रही होती हैं, ये जो बंदा इनको चला रहा होता है उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। रेडिएशन मे लीड टू चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी, और रेडिएशंस जो है वो कभी कभार सॉल्यूशन का कलर भी चेंज कर देती हैं, उसका टेक्सचर या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी को भी चेंज कर देती हैं। मेथड्स: मेथड एग्जिस्ट टू स्टेरिलाइज यूजिंग रेडिएशन सच एज इलेक्ट्रॉन बीम्स, एक्स रेज, गैमा रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम यूज़ कौन कौन सी करते हैं, जो रेज हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स है, एक्स रेज है, गैमा रेज है, सब एटॉमिक इलेक्ट्रो पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले गैमा रेज की बात करते हैं। गैमा रेज आर वेरी पेनिट्रेटिंग, आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट। गैमा रेज जो है वो बहुत ही पेनिट्रेटिंग और कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट। जो मेडिकल इक्विपमेंट ऐसा है जो डिस्पोजेबल है, जो यूज़ करके फेंक दिया जाता है, उसके जो है मेनली उसकी स्टेरिलाइजेशन गैमा रेज से होती है। जैसे कि सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, कैनुलास हैं और आईवी सेट्स हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन commonly used for medical devices sterilization। तो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग जो है, इसको भी आमतौर पर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज्ड एन ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड अ मच हायर डोजिंग रेट। और जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो उसको हम ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोवाइड अ मच हायर डोजिंग रेट एंड गामास और एक्स रेज यूज करते हैं। ड्यू टू द हायर डोज रेट लेस एक्सपोजर टाइम इज नीडेड एंड देयर बाय एनी पोटेंशियल डिग्रेडेशन टू पॉलीमर इज रिड्यूस। तो फिर इससे होता है कि ड्यू टू द हायर डोज रेट होने की वजह से कम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है इंटरेक्शन का, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिग्रेडेशन जो होता है ना वो पॉलीमर इज रिड्यूस्ड। अ लिमिटेशन इज दैट इलेक्ट्रॉन बीम आर लेस पेनिट्रेटिंग देन अदर गैमा और एक्स रेज। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसकी जो लिमिटेशन आती है, इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो इस्तेमाल ना करने की जो एक वजह होती है वो यही होती है कि इसकी जो पेनिट्रेशन है वो एक्स रेज और गैमा रेज से कम होती है।
और एक्सरेज है। फिर इसके बाद एक्सरेज आर लेस पेनिट्रेशन देन गैमा रेज एंड टेंड टू रिक्वायर लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। एक्सरेज जो है ये गैमा रेज से कम पेनिट्रेटिंग होती हैं और इनका एक्सपोजर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, बट रिक्वायर्ड लेस शील्डिंग, और इसमें शील्डिंग कम इस्तेमाल होती है। एंड आर जनरेटेड बाय एन एक्सरे मशीन दैट कैन बी टर्न ऑफ फॉर सर्विसिंग एंड व्हेन नॉट इन यूज्ड। और ये जो एक्सरेज हैं, ये एक्सरे मशीन जो है वो इसको बनाती है, जिसको हम बंद कर देते हैं जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। उसके बाद है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट इरिडेशन is useful for sterilization of surfaces and some transparent object. UV light irradiation जो है ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए सरफेसेस की और सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की। मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट ऑब्जर्व्ड यूवी। बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो यूवी लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस मैनी प्लास्टिक सच एज ए पॉलीस्टाइरीन फोम। ये बहुत सारे प्लास्टिक्स को जो है वो डैमेज भी कर देती है और मेनली पॉलीस्टाइरीन का जो प्लास्टिक होगा उसको ये डैमेज कर देती है। तो ये हमारा रेज वाला मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, कि हम केमिकल्स के थ्रू स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। केमिकल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के लिए हम केमिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो हीटिंग प्रोवाइड्स द मोस्ट रिलायबल वे टू रिड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिसिबल एजेंट, लेकिन वो ये कह रहा है हम केमिकल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हीट करना जो है ये सबसे बेहतरीन और सबसे मौसर तरीका है किसका, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा हासिल करने का। इट इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट विल डैमेज हीट सेंसिटिव मटेरियल सच ए बायोलॉजिकल मटेरियल, फाइबर ऑप्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी प्लास्टिक्स। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो हीटिंग है ये हर बार ही मौसर नहीं होता। बाज़ ऐसा भी होता है कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है सच ए बायोलॉजिकल मटेरियल, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनी प्लास्टिक्स वगैरह, इनको जो ये हीट होती है नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिर आता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनसे स्टेरिलाइजेशन की जा सकती है। पहली है इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। नंबर 2 ओजोन, नंबर 3 क्लोरीन ब्लीच, नंबर 4 ग्लूटाराल्डिहाइड, नंबर 5 फॉर्मेल्डिहाइड, नंबर 6 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नंबर 7 पर एसिटिक एसिड, नंबर 8 प्रियॉन्स। आइए इसमें से जो इंपॉर्टेंट है क्लोरीन ब्लीच उसको पढ़ते हैं। क्लोरीन ब्लीच इज अनदर एक्सेप्टेड लाइट स्टेरिलाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ब्लीच जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। हाउस होल्ड ब्लीच कंसिस्ट ऑफ 5.25 सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो घरों में इस्तेमाल होती है क्लोरीन ब्लीच उसमें आमतौर पर 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। It is usually diluted to 1/10 immediately before use. However, to kill Mycobacterium tuberculosis, it should be diluted only 1/5. तो वो ये कह रहा है कि जब इसको इस्तेमाल करना होगा इस क्लोरीन ब्लीच को तो हमें इसकी डाइल्यूशन करनी पड़ेगी, इसमें पानी डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा? 1/10, मतलब एक हिस्सा अगर क्लोरीन ब्लीच का है तो 9 हिस्से हमें वाटर के डालने पड़ेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं फिर हमें जो डिल्यूशन करनी पड़ेगी वो 1/10
5 की करनी पड़ेगी। The dilution factor must take into account the volume of any liquid waste that it is being used to sterilize। तो ये कह रहा है जो डिल्यूशन फैक्टर है वो लाजिम तौर पर जो है ना उसको आप कंसिडर करें, क्योंकि इसी से वॉल्यूम बनता है और इसी से जो आपका लिक्विड होगा उसकी पावर होगी वो कितना स्टेरिलाइजेशन करता है। Bleach will kill many microorganisms immediately, but for full sterilization, it should be allowed to react for 20 minutes। तो कहते जब आप ब्लीच को करोगे तो उससे इमीडिएटली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं तो फिर 20 मिनट्स के लिए ब्लीच को वहां पर रहने दें। ब्लीच विल किल मैनी बट नॉट ऑल स्पोर्स। ब्लीच बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारती है लेकिन 100% नहीं। इट इज हाईली कोरोसिव एंड मे कोरोड इवन स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो ब्लीच है बेसिकली ये कोरोजन कॉज करती है और जो स्टील है और जो इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल उनमें भी ये कोरोजन कॉज करेगी। नेक्स्ट है ओजोन। Ozone is used in industrial setting to sterilize water and air as well as a disinfectant for surfaces, as well as disinfectant for surfaces। Ozone जो है इसको हम यूज़ करते हैं in industrial setting to sterilize water and air, ताकि हम पानी और हवा को साफ कर सकें और उसको डिसइंफेक्ट कर सकें। इट हैज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग एबल टू ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ टॉक्सिक एंड अनस्टेबल गैस दैट मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन साइट। और ये बहुत ही टॉक्सिक और अनस्टेबल गैस होती है और इसको इमीडिएटली करने से पहले आपको बनाना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू यूज इन मैनी सेटिंग्स। तो इस तरह फिर ये ओजोन गैस हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर है मैकेनिकल मेथड। थर्ड वन कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जैसे कि हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो जाएंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल इफ ऑल सेल इन अ लिक्विड और गैस। तो ये कह रहा है कि बेसिकली फिल्ट्रेशन जो है एक फिजिकल रिमूवल है तमाम सेल्स का, लिक्विड और गैस का। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन विच वुड बी डीनेचर्ड बाय हीट। तो बेसिकली वो वाला सॉल्यूशन जिसको हीट करने से वो ख़राब हो जाता है उसके लिए हम फिर ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, इंजेक्टेबल हैं, ड्रग हैं, अमीनो एसिड, विटामिन्स वगैरह हैं। पोर्टेबल यूनिट्स कैन बी यूज्ड इन द फील्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी यूज्ड टू पैस्चराइज। तो वो ये कह रहा है कि जो पोर्टेबल यूनिट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल यूनिट्स कैन बी यूज फॉर पैस्चराइज बेवरेजेस। मतलब वो ये कह रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं ना, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी बेवरेजेस बनते हैं वहाँ पर वो वाले यूनिट्स लगाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो जाएंगे। Essentially solution or gases are passes through a filter of sufficient pore diameter to remove the smallest non-bacterial cell। तो यही कह रहे हैं कि जब वो सॉल्यूशंस वगैरह और गैसेस वगैरह को हम लोग उस फिल्टर में से पास करेंगे तो उसके अंदर जितने पोर्स या जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बैक्टीरियल सेल्स वगैरह वो पास आउट नहीं हो सकेंगे और फिल्ट्रेशन होकर अलग हो जाएंगे। प्रिजर्वेटिव्स। Preservative, it is the static agent used to inhibit the growth of microorganisms, most often in food. If eaten, they should be non-toxic and sulfur dioxide। वो ये कह रहे हैं
कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये आमतौर पर स्टैटिक एजेंट्स होते हैं, स्टैटिक एजेंट्स होते हैं जो यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए कि इनहिबिट करें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। और अगर इनको खा लिया जाए तो नॉन टॉक्सिक होते हैं। इससे बेसिकली ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन से होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर केमिकल दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ माइक्रो दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Antimicrobial agents include chemical preservatives and antiseptics. Antimicrobial जो एजेंट होते हैं ये बेसिकली केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एज वेल एज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और वो वाली ड्रग्स भी होती हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज से रोक बचाती हैं किसको? प्लांट्स और एनिमल्स को। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मे बी ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। तो माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं ये बेसिकली सिंथेटिक या नेचुरल हो सकते हैं। दे मे हैव अ स्टैटिक और सिडल इफेक्ट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर ये या तो माइक्रोसिडल होंगे या माइक्रोस्टैटिक होंगे, या तो ये माइक्रोब्स को किल कर देंगे या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देंगे। तो टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, एंटीसेप्टिक्स। माइक्रोबियल एजेंट्स हार्मलेस इनफ टू बी अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन शुड नॉट बी टेकन इंटरनली। वही कह रहे हैं कि माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते इतना कि उनको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाए, और लेकिन उनको इंटरनली जो है वो आपने नहीं अप्लाई करना। एग्जाम्पल है इसकी, इंक्लूड अल्कोहल, मर्क्यूरियल, सिल्वर नाइट्रेट एंड आयोडीन सोल्यूशन, अल्कोहल डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट, एजेंट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी देयर स्पोर्स। वो वाले एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं बट उनके स्पोर्स नहीं खत्म करते, बट आर नॉट सेफ फॉर एप्लीकेशन टू लिविंग टिश्यूज। लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये किसी भी लिविंग टिश्यूज को नहीं लगाए जा सकते। दे आर यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ टेबल फ्लोर एंड यूटेंसिल्स, सच एज टेबल फ्लोर्स एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है इसके, इंक्लूड्स हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन, कंपाउंड डाई कॉपर सल्फेट, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोलिक कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर जो है बेसिकली ये सारा डिसइंफेक्टेंट्स हो रहे होते हैं। हमारा इस आज का लास्ट टॉपिक है, इसका इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? फवायद। तो मतलब हम स्टेरिलाइजेशन क्यों करते हैं, इसके क्या फवायद आते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। द फार्मासिस्ट यूजेज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल टायर्स फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। एक फार्मासिस्ट जो होता है वो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को इसलिए करता है ताकि मुख्तलिफ ग्लासवेयर्स और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो हैं वो स्टेरिलाइज हो सकें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज हो सकें। द प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्टेबल्स, ऑप्थेल्मिक, इरिगेशन एंड स्टेराइल डोजेज फॉर्म। और जितनी भी प्रेपरेशन होती हैं जैसे कि इंजेक्शन बनते हैं
या फिर आँखों की, या जो भी डोजेज फॉर्म वगैरह होती हैं उनको स्टेराइल करना लाजिम होता है। एंड फॉर द डिल्यूशन ऑफ स्टेराइल मेडिकामेंट, और जो इनकी डिल्यूशन की जाती है स्टेराइल मेडिकामेंट्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकामेंट एंड अदर आर्टिकल कैन नॉट बी स्टेराइज। लेकिन ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के मेडिकामेंट स्टेराइज हो सके, ये ज़रूरी नहीं है। एंड अदर आर्टिकल कैन नॉट बी स्टेराइज बाय एनी वन मेथड, और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो स्टेराइज किसी एक मेथड से होते हैं। द फार्मासिस्ट शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, लेकिन जो फार्मासिस्ट है इसको स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर थॉरो नॉलेज लाजिम होना चाहिए। दैट फॉर सर्टन काइंड ऑफ मेडिकामेंट और आर्टिकल, और फिर किस मेडिकामेंट को हमने किस प्रोसीजर के थ्रू स्टेरिलाइज करना है, स्टेरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, ये सारा थॉरली होना चाहिए। Whether dry heat, moist heat, filtration method or any other method is to be used, मतलब ये पता होना चाहिए कि हमने ड्राई हीट मेथड यूज़ करना है, मॉइस्ट हीट मेथड यूज़ करना है, कौन से मटेरियल पे, कौन से इक्विपमेंट पे, कौन से ग्लासवेयर पे, कौन से मेडिकामेंट पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, ये सारा फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। In hospital practice, the sterilization processes are used for the preparation of sterile gauzes and dresses. तो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं वो बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ स्टेराइल गॉजेज होती है, ड्रेसिंग होती है। फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास इक्विपमेंट लाइक टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेस, पिपेट्स, ठीक है, ये इन सब को भी स्टेरिलाइज किया जाता है। ऑल ग्लास सिरिंजेस एक्सेट्रा। फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर इंक्लूडिंग एप्रॉन, ग्लव्स, फेस मास्क, हुड, फोर्सेप्स, सीजर, नाइफ्स एक्सेट्रा। वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी जितनी चीज़ें होती हैं उनको भी स्टेरिलाइज किया जाता है। फिर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, एप्रॉन, ग्लव्स, वहाँ पर यूज़ होने वाली तमाम चीज़ों को भी स्टेरिलाइज किया जाता है। तो इसलिए फिर फार्मासिस्ट को स्टेरिलाइजेशन का, उसके प्रोसेसेस का मुकम्मल पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे ग्लासवेयर। द ग्लासवेयर एंड ऑपरेटर्स लाइक फ्लास्क, बीकर, फनल, ड्रॉपर, बॉटल, ग्लास रॉड, पिपेट, पैट्री डिश, ग्लास ट्यूब, पेस्टल एंड मोटर, टाइल, ऑइंटमेंट ट्यूब, एम्प्यूल, वाइल सिरिंजेस, नीडल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं किसके, जो ग्लास वेयर होती हैं, मतलब शीशे से बनने वाली जो बनी हुई आलात होती हैं, बीकर हो गया, फनल हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, ये सारी की सारी जो है ना ग्लास वेयर्स हैं। मे बी स्टेरिलाइज एदर बाय मॉइस्ट और ड्राई हीट, बट ड्राई हीट इज़ प्रेफर्ड। तो ये जो ग्लास से बनने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी हॉस्पिटल में, लेबॉर्ट्री में, ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में, जहाँ पर भी, ये सारी की सारी मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट दोनों से स्टेरिलाइज हो सकती हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है हम ड्राई हीट को ही देंगे। फिर इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स और डिवाइसेस मेड अप ऑफ मेटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वाले ऑपरेटर्स और डिवाइसेस जो मेटल से बने होते हैं, लाइक स्पैचुलास, मेटल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फिल्टर सच एज मेलिपोर फिल्टर्स, सीड्स फिल्टर एक्सेट्रा में बी स्टेरिलाइज्ड बाय स्टीम अंडर प्रेशर एट अ टेम्परेचर। तो ये जो बेसिकली यहाँ बताया हुआ है कि सर्जिकल आइटम्स या जो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग स्पेसिफिक एक तरीका है स्टीम अंडर प्रेशर, उसके ज़रिए क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। अच्छा, स्टीम अंडर प्रेशर में क्या करते हैं कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अचीव करते हैं 15 से 30 मिनट तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस साइज का इंस्ट्रूमेंट होगा टाइम उतना ज़्यादा हो जाएगा। द मटीरियल शुड बी रैप विद मुस्लिन, मटीरियल को मुस्लिन कपड़े से अच्छी तरह रैप करेंगे, सो दैट स्टीम में पेनिट्रेट टू द सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट्स। तो फिर जो स्टीम है वो मेटल पार्ट तक अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाए। The sharp edge instrument should not be sterilized in hot air
because long heating at a high temperature is hot and lead to the oxidation which reduces the sharpness of the blade. तो फिर ये जो शार्प ब्लेड्स वगैरह होते हैं, शार्प नेक वगैरह होती है, तो इनको क्या करेंगे, इसमें हीट नहीं करेंगे क्योंकि 121 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगी 30 सेकंड्स वगैरह के लिए तो ऑक्सीडेशन होने का खतरा है, जिसकी वजह से जो ब्लेड के एजेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे. फिर आते हैं रबर एंड प्लास्टिक्स. रबर आर्टिकल्स, रबर की जो चीज़ें हैं सच एज स्टॉपर, ग्लव्स, सर्टन कैथेटर्स, स्पेशल फीडिंग ट्यूब मे बी स्टेलाइज इन द ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स. तो फिर उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑटोक्लेव करते हैं 20 मिनट तक. एंड मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट, और उनको ड्राई हीट नहीं किया जाता बिकॉज हाई टेम्परेचर विल स्पॉइल द रबर आर्टिकल. और जो हाई टेम्परेचर है वो स्पॉइल कर देता है किसको, रबर आर्टिकल्स को. सम सिंथेटिक रबर सच एज सिलिकॉन रबर हैज़ गुड हीट रेजिस्टेंस पावर. तो जो अच्छे रबर हैं उनका क्या होता है कि वो अच्छे हीट रेजिस्टेंस उनकी ताकत होती है. देयरफॉर मे बी स्टेलाइज एदर बाय ड्राई और मॉइस्ट. तो अच्छे जो रबर होते हैं वो हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर उनको ड्राई हीट से भी किया जा सकता है और मॉइस्ट हीट से भी किया जा सकता है. नंबर 4 पे एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. थर्मोस्टेबल एक्वस सोल्यूशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड बाय हीट स्टीम अंडर प्रेशर and in an autoclave at a temperature of 115 degree centigrade to 118 for 30 minutes. But medicament which are sufficiently thermostable may be sterilized at a temperature of 121 for 15 minutes. तो वही क्या कह रहे हैं कि वो वाले जो मटेरियल जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो थर्मोस्टेबल हैं, उनको क्या करेंगे, हम स्टीम अंडर प्रेशर करेंगे. कितना, ऑटोक्लेव में रखेंगे 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक. जिससे क्या होगा कि जो मेडिकमेंट हाँ जी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम 115 के बजाय 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे और उसको 15 मिनट तक हीट करेंगे. आईवी सोल्यूशन सच एज ए डेक्सट्रोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जो डेक्सट्रोज हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इरिगेटिंग सोल्यूशन एंड ऑल थर्मोस्टेबल इंजेक्शन. और जो इरिगेशन सोल्यूशन है और थर्मोस्टेबल इंजेक्शंस हैं एम्प्यूल और वाइल शुड बी फर्स्ट क्लैरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन. उनको पहले तो एक मतलब जो जितने आईवी सोल्यूशन हमारे पास आते हैं डेक्सट्रोज वगैरह, उनको पहले तो फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके उनको साफ़ किया जाता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाइनल कंटेनर. फिर उनको एक फाइनल कंटेनर में डाल दिया जाता है, एम्प्यूल में, वाइल में, जिसमें भी डालना हो, अंडर एसेप्टिक कंडीशन विच आर देन सील एंड स्टेरिलाइज बाय स्टीम अंडर प्रेशर. और फिर उनको फाइनल कंटेनर में डालकर एसेप्टिक कंडीशंस में सील कर दिया जाता है और फिर उनको स्टीम अंडर प्रेशर के प्रोसेस से गुजारा जाता है. और लास्ट है हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स. द मटेरियल यूज्ड इन सर्जरी एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स एंड इन्फेक्शंस इंक्लूड कॉटन वूल, गॉज स्वैब्स, बैंडेजेस, ऑपरेशन गॉन्स, कैप्स एंड मास्क, टॉवल, ट्रॉली, क्लॉथ एंड रबर शीट्स. मतलब ये जितनी आइटम्स हैं जो इसकी मैंने अभी बताया आपको, ज़ख्मों पे लगने वाले जो कॉटन होते हैं, गॉज होते हैं, स्वैब्स होते हैं, बैंडेजेस होती हैं, पट्टियाँ वगैरह, ऑपरेशन गोन्स जो होते हैं, कैप जो सर पे पहनी जाती है, जो मास्क होते हैं, टावल जो होते हैं, ये सब के सब जो हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, दीज मटेरियल में बी स्टेरिलाइज बाय ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट. इनको ड्राई हीट से भी किया जा सकता है, इनको मॉइस्ट हीट से भी किया जा सकता है, इनको इथाइलिन ऑक्साइड से भी किया जा सकता है और आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी किया जा सकता है. तो ये हमारा आज का चैप्टर स्टेरिलाइजेशन का ख़त्म हो गया. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया. तो इसमें आज इसको ओवरव्यू कर लेते हैं. बेसिकली स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूवल ऑफ द
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ख़त्म कर देना स्टेरिलाइजेशन होता है। इसके दो मेथड है, तीन मेथड है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। फिजिकल में हमने ड्राई हीट पढ़ा, मॉइस्ट हीट पढ़ा और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। केमिकल में गैसियस स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट्स। और मैकेनिकल में हमने थ्रू फिल्ट्रेशन पढ़ा। और एंड पे हमने एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ी है। थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर है क्योंकि इसमें बेसिकली ज़्यादा बातें जो उन्होंने की हैं वो प्रैक्टिकल्स की ही हैं, मतलब प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि लैब में, इंडस्ट्री में आपने ये प्रोसीजर्स कैसे करने हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।